माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्री फतेह सिंह। प्रश्न संख्या 31। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, जिला बांसवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसलें खराब होने से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 1/9/2000 द्वारा जिले के 1458 ग्राम अभावग्रस्त घोषित हुए हैं। खंड 2। जी हाँ, उक्त जिले में 789.31 लाख रुपए के राहत कार्य स्वीकृत किए गए हैं। कार्य के लिए अब तक 17 डिपो खोले जाकर आवश्यकतानुसार पशुपालकों को चारा वितरण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त पेयजल हेतु अब तक 160 सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने के कार्य स्वीकृत किए गए हैं एवं 989 खराब हैंडपंप ठीक कराए गए हैं। जिले में सस्ते अनाज की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रति माह 1577 मैट्रिक टन गेहूँ बीपीएल योजना के अंतर्गत इस जिले को प्राप्त हो रहा है, जो वितरण करवाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वैसे मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है कि अकाल राहत शुरू कर दिए गए हैं, चारे पानी की व्यवस्था भी कर दी गई है और अनाज की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है, उसी तरीके से बांसवाड़ा में भी अकाल है। पिछले वर्ष भी बांसवाड़ा जिले में भयंकर अकाल था। राज्य सरकार ने उस समय भी अकाल घोषित ना करके रोजगार नहीं दिया। इस वर्ष भयंकर अकाल होते हुए काफ़ी देरी के बाद में कुछ काम सैंक्शन करने की बात कही गई है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो मंत्री महोदय ने जो आंकड़े बताए हैं कि हमने इतने लाख रुपए और इतना काम स्वीकृत किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ काम जिला कलेक्टर द्वारा सैंक्शन किए गए हैं, लेकिन उसमें स्थिति ये पैदा हुई है, पहले प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है, उसके बाद में वित्त स्वीकृति जारी होती है, उसके बाद में फिर टीएस जारी की जाती है। जब तक मेजरमेंट एस्टीमेट तैयार करके जो भी एजेंसी वो पेश नहीं करेगा, तब तक उस काम को शुरू किया नहीं जाएगा। इसलिए अभी तक इन्होंने जो सैंक्शन की है ये तो माना है, लेकिन उस इलाके में अभी तक कोई राहत कार्य शुरू हुए नहीं है। सिर्फ कागज़ों में ही राहत कार्य दिखाए गए हैं। और ये जो हाउस में राज्यपाल महोदय से भी ये कहलवाया गया है कि हमने कार्य शुरू कर दिए गए हैं, इतने मजदूर लगा दिए गए हैं, ये भी माननीय राज्यपाल महोदय से गलत बयानी करवाई गई है। दूसरा मेरा ये कहना है कि इतना भयंकर अकाल होते हुए उन्होंने एक तो ये मजदूर लगाने की बात कही है, दूसरा इन्होंने ये कहा है कि हमने पेयजल की व्यवस्था कर दी। पेयजल की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने हैंडपंप का उदाहरण दिया है। हैंडपंप साल भर से इतने खराब है, विभाग के पास में ना तो कोई किट्स है ना कोई पाइप वगैरह है, और बार बार जिले की मीटिंग में भी हमने उस बात को उठाया गया था, लेकिन राज्य सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, विभाग के पास में पैसा नहीं है। इसलिए माल जो मटेरियल खरीदना चाहिए था, जो पाइप की ज़रूरत पड़ती है, किट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो उपलब्ध नहीं होने के कारण से हैंडपम्प भी एक भी सही नहीं हुआ है। जो विभाग ने या जिले से जो रिपोर्ट आपको यहाँ दी गई है, मंत्री महोदय ने जो बयान किया वो सरासर गलत है। तीसरा मेरा ये कहना है कि डेपो की व्यवस्था हमने कर दी गई। डेपो की व्यवस्था पंचायतों के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा की गई है।
सिर्फ रिकॉर्ड में है, आंकड़ों के अंदर है। और ग्राम पंचायत या संस्थाओं को ये कहा गया है कि तुम्हारे पास में पैसा है, खरीद करके तुम लाओ और बांटो। ग्राम पंचायत उस दूर दराज के इलाके में ऐसी स्थिति ग्राम पंचायतों की है कि उनके पास में एक नया पैसा तो है नहीं, और उनको ये कहा गया है कि तुम घास खरीद करके लाओ और अपने स्तर पर उसको बेचो। आज दिन तक ना तो कोई घास खरीद करके कोई पंचायत या कोई एजेंसी लाई है, ना लोगों को घास दिया गया है। अनाज के बारे में इन्होंने कहा है कि अनाज की हमने पुख्ता व्यवस्था कर दी। पिछले महीने में फरवरी महीने के अंदर बीपीएल के गेहूं जो उठाने थे बांसवाड़ा जिले में, वो गेहूं उठा करके गरीबों को इन्होंने दिए नहीं। एक तो अकाल की स्थिति थी, और दूसरी तरफ उन गरीबों को जो गेहूं मिलना चाहिए था वो भी गेहूं नहीं दिया गया, और इन्होंने उस बात को भी टाल दी। तो मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर उस क्षेत्र की जनता के साथ में एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वैसे राजस्थान भर में अकाल है, लेकिन बांसवाड़ा जिले में गए साल भी अकाल था, इस साल भी अकाल है। और ऐसी स्थिति में ना तो रोजगार देना, ना पानी की व्यवस्था करना, ना कोई अनाज की व्यवस्था करना या घास की व्यवस्था करना, इस तरह की स्थिति आज उस इलाके में है। अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिए। प्रश्न तो यही मैं पूछ रहा था कि इन्होंने जो कुछ बताया है, लंबी चर्चा नहीं करें, बात तो वही हमारे सामने है। उस इलाके के लोग घर छोड़ करके गुजरात में जा रहे हैं, गुजरात में मजदूरी नहीं मिलने के कारण वापस वो लौट करके आ रहे हैं, और गुजरात में जाते समय आते समय कई लोगों की मौत हुई है, एक्सीडेंट हुए हैं, गाड़ियों में ऊपर बैठ करके लोग जाते हैं। तो ये सरकार की लापरवाही से ही लोगों की मौतें हो रही है। हम ये मानते हैं कि अकाल के समय में अगर कोई भी व्यक्ति भूख से अगर मरता है तो वो सरकार राज में राज करने के अधिकार नहीं रखती है। तो मेरा ये मानना है कि इस मौके पर भूख के मारे लोग गुजरात में जाते हैं और उनकी मौतें होती है, तो क्या ये सरकार के ऊपर आरोप नहीं है? तो मेरा ये मानना है कि ऐसी स्थिति, और प्रशासन में इतनी कमजोरी, आपके यहाँ से तो आदेश जारी होते हैं कि हमने इतना लाख रुपया दे दिया, 35,000 मजदूरों को काम देने की बात आपने कही है, लेकिन 35,000 मजदूरों की स्वीकृति ना निकाल करके करीब 15-20 हज़ार की मजदूर स्वीकृति जारी की है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की व्यवस्था है, आज सैंक्शन निकलेगी, 15 दिन महीना के बाद में वो मजदूर वहाँ पर लगेगा। और दूसरी स्थिति हमारे सामने ये है कि पैसा सिर्फ लेबर लगाना है। आप मान लो तालाब गहरा करने के लिए पैसा देंगे या और बाउंड्री वाल के लिए पैसा देंगे, यार किसी भी निर्माण काम के लिए पैसा देंगे, तो कम से कम मटेरियल का पैसा तो उनको देना पड़ेगा। एक मजदूर उस तालाब से मिट्टी उठा करके लेके जाएगा, पाल 1 किलोमीटर दूर है, तो उस मिट्टी को कैसे, नहीं भाषण नहीं है ये, तो मैं अपनी जनता की जो दुख दर्द, मैं तो कभी ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ, और आज प्रश्न लगा है तो मैं अपनी बात, जनता की वकालत को मैं दोहरा रहा हूँ। भाई सारी पोल खोलनी पड़ेगी ना, ऐसे तो है नहीं कि आप ऐसे कर दो कि समय रहते जो भी सैंक्शन देने के बाद में मजदूरों को लगाया जाता, वो आज स्वीकृति हुई तो कम से कम 5-7 दिन में मजदूर लग जाए तो हम मानेंगे कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो रही है। तो मैं मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो नियम में जो इस तरह की दिक्कतें आ रही है, सैंक्शन देने के बाद में मजदूर कब लगते हैं, उसमें सुधार लाया जाए। क्यों, मुझे भी मालूम है कि पिछली बार अकाल पड़े हैं, जिला कलेक्टर आज स्वीकृति जारी करता है और दूसरे दिन मजदूरों को लगाया जाता था, वो जमाना वो था। आज हमारे सामने ये स्थिति है। तो मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बांसवाड़ा जिले में जिस तरह की स्थिति है उसको सुधारा जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, चारे की व्यवस्था की जाए, सब तरह की जो दो व्यवस्था प्रश्न की पूछ जाए। सकते हैं। नियम 31 के अंतर्गत आप लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, अभी बीच में नहीं, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को मैंने अपने जवाब में काफ़ी हद तक संतुष्ट करने की कोशिश की है। जैसा कि अकाल रात कार्य नहीं खोले गए, सरकार ने बांसवाड़ा के लिए 35,000 लेबर की सीलिंग सीमा तय की है, और माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, अगर और भी ज़्यादा बांसवाड़ा के लिए लोगों को रोज़गार देने की आवश्यकता होगी, अभी आपकी लेबर सीलिंग से भी कम लेबर वहाँ पर एंगेज हुई है। रात कार्य आप जितने चाहो
कि आपके जितने लोगों को रोज़गार देना चाहो कि ये वास्तव में यहाँ पर रोज़गार के लिए आवश्यकता है। जिला अकाल राहत सलाहकार समितियाँ बनी हुई है। आप कलेक्टर से, हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, आप उनसे बात करके लोगों को रोज़गार देने के लिए जो भी बांसवाड़ा के माननीय सदस्यों के सुझाव है, हम उनको, सरकार उनको निश्चित रूप से स्वीकृत करेगी। और लोगों को रोज़गार के लिए राजस्थान से कहीं भी बाहर जाने के लिए सरकार किसी भी मजदूर को पलायन नहीं करने देगी। सरकार का पूरी तरह उत्तरदायित्व है, चाहे पेयजल का मामला हो, हैंडपम्पों की बात आपने कही, अगर और हैंडपम्प खराब होंगे तो सरकार ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि सारे हैंडपम्प ठीक कराए जाने चाहिए। आपने कहा कि चारा डिपो नहीं खोले, आपके ज़िले में 17 चारा डिपो खोले गए और कहीं चारा डिपो खोलने की आवश्यकता होगी माननीय सदस्य, और कहीं बांसवाड़ा जिले में चारा डिपो खोलने की आवश्यकता हो, आप लिखकर जहां के लिए देंगे वहां पर चारा डिपो सरकार निश्चित रूप से खोलेगी। अध्यक्ष महोदय, श्री भानु भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी हमारे मंत्री महोदय ने हमें ये बताया है कि 35,000 मजदूरों बांसवाड़ा जिले में लगाए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी जितने भी अकाल के तहत जो काम स्वीकृत किए गए हैं, तमाम पूरे जिले की 325 ग्राम पंचायतों में दुकान निर्माण के सिवा और कोई काम स्वीकृत नहीं किए गए हैं और मात्र प्रति दुकान के पीछे 10,000 की कीमत के से वो दुकान का निर्माण किया जाता है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे बांसवाड़ा जिले की 325 ग्राम पंचायतों में दुकान निर्माण के सिवा अलावा और कोई काम था या नहीं, और अगर इन कामों को 10,000 से ही अगर दुकान निर्माण का काम हो जाता है तो मजदूर कितने लगेंगे और किस तरीके से अपना पालन पोषण करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि क्या इस तरीके से आप दुकान निर्माणों के नाम पर हमारे कुछ इस तरीके से, पिछले साल भी हमारे साथ में धोखा किया, इस बार भी क्या इस तरीके से आप छलावा या धोखा करोगे या इस तरीके से मदद देने, गरीब जनता को राहत देने का काम करोगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि केवल दुकानों के काम स्वीकृत किए गए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के 24 कार्य स्वीकृत किए गए हैं 68.25 लाख के, जिसमें 1525 श्रमिक नियोजित होने वाले हैं। 1/3/2000 को इसकी स्वीकृति जारी की गई है। पंचायत समिति के 212 काम सैंक्शन किए हैं, जिसमें 179.91 लागत आएगी और उसमें 11,920 लेबर काम पर लगेंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के 95 काम स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 340.25 लाख रुपये व्यय होंगे और 11,425 श्रमिक उस पर काम पर लगेंगे। इसी प्रकार वन विभाग से के 19 कार्य स्वीकृत किए हैं, जिसकी लागत 36.85 लाख है, उसमें 1,845 श्रमिक काम पर लगेंगे। ये कुल मिलाकर के 26,735 व्यक्ति इन विभिन्न एजेंसियों के मार्फत काम पर लगाने का जिलाधीश महोदय द्वारा स्वीकृति 1/3/2000, 13/3/2000 और 13/3/2000 को जारी कर दी गई है। एक मिनट पूरा जवाब दे देता हूँ। इसके बाद जो दिक्कतें आपने बताई कि चारा डिपो पंचायत के माध्यम से या अन्य एजेंसी के माध्यम से खोले जाने का निर्णय जिलाधीश महोदय ने लिया है, लेकिन उनके पास धन की कमी के होने की वजह से वे कार्य प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, पंचायतों को चारा खरीद करने के लिए 20,000 रुपया प्रति चारा डिपो के लिए मैं निश्चित रूप से बिना ब्याज के ऋण स्वीकृत किया जाएगा। अभी कटारिया जी आपको मालूम नहीं है, गाड़ी तो 12,000 में आती है। अभी आप कभी मंगलवार चौराहे पे रुक के देखो गाड़ी के क्या भाव है तो पता लग जाएगा। तो 20,000 रुपये हमने प्रत्येक पंचायत को, जो भी जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बिना ब्याज के ऋण स्वीकृत करने का फैसला किया है और जहां पर भी आवश्यकता होगी हम उनको ऋण उपलब्ध करा करके चारों डिपो निश्चित रूप से हम काम पे कराएंगे। कि अब तक बांसवाड़ा जिले में कितने लोग मजदूरी पर लग चुके हैं, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये आप जो भाई होंगे, आप पूरी बात तो सुन लें।
केवल राहत कार्य ही नहीं, अन्य कार्य जो आपके बांसवाड़ा जिले में लगे हुए हैं, उसके प्रथम पखवाड़े में 23,710 व्यक्ति दूसरे कामों पर काम कर रहे हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं, जो कि विभिन्न जो सदन में जो बता रहे हैं बिल्कुल झूठ है। चल रहा है, कोई मजदूर काम पे नहीं है बांसवाड़ा जिले में। आप जा करके देखिए, वहाँ के हालात खराब है। और ये मात्र आपने प्रशासनिक स्वीकृति है, ये सदन के अंदर में पेश करा, प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है, तकनीकी स्वीकृति जारी होना बाकी है। मेरी आज सुबह ही जिलाधीश महोदय से, अब आप सुने, मेरी आज सुबह ही जिलाधीश महोदय से संबंध में चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि जो भी तकनीकी या वित्तीय स्वीकृति की कोई दिक्कत है, मैं इस स्वीकृति को तत्काल जारी कर दूंगी और लोगों को राहत कार्य पर लगा दिया जाएगा। दूसरा उनका जो कहना यह था कि ये जो आदिवासी क्षेत्र है, उसमें होली से लेकर के दशा माता तक लोग बाग मस्ती से घूमते फिरते रहते हैं, काम पर कम आते हैं, इसलिए मजदूर कम लगे हैं। लेकिन दो दिन बाद ये साहब कोई जवाब देने का तरीका नहीं है मंत्री महोदय। लोग तो भूख से जैसा उनका कहना था, रोजगार नहीं है और आप सड़कों पे घूम रहे, हम गलत बात कह रहे हो, गुमराह कर रहे हो जनता को। इसलिए मतलब व्यवहार आप कह रहे हैं मस्ती से घूम रहे बांसवाड़ा में लगे हुए हैं और कितना पंचायतों को सारा खरीदने के लिए पैसा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनुष्यों के लिए तो पैरवी कर रहे हैं, मगर पशुओं के लिए पूरे जिले में 17 डिपो खुले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुओं के लिए जो 17 डिपो खोले गए हैं, उनमें कितनी गाड़ी चारा बेचा गया? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अध्यक्ष महोदय, ऐसे त्योहार होते हैं जो ढूंढ भी होती है और चीजें भी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 17 डिपो खोलने बताए हैं। 17 डिपो में कितनी गाड़ी ट्रक चारा बिका, ये तो बता दें। आप डिपो खोलना बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत कहा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कभी ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा, मतलब क्यों? पशुओं के लिए सरकार इतनी प्रयोग नहीं किया। आदिवासी के जन जीवन में जो त्योहार होते हैं, होली के त्योहार के ऊपर जब बच्चा पैदा होता है तो वो खून के लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 17 डिपो खोलने बताए हैं। 17 अध्यक्ष महोदय, बड़े चारा बेचा गया, बड़े शर्म की ये बात बताया है। जाए मंत्री महोदय। अकाल रात जैसे उसमें आप देरी लगा रहे हैं, इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात होगी? हम नहीं खोलना चाहते हैं। ये प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति और आपके टेक्निकल स्वीकृति में 1 महीना निकाल दिया है। अभी तक ऐसी स्वीकृति नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के लिए एक शर्म की बात है कि लोग भूख से मर रहे हैं और अकाल राहत शुरू नहीं किया गया। आप काम नहीं खोल रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राहत मंत्री, और जवाब मिल रहा है करेंगे, हो जाएगा, कर देंगे। माननीय मंत्री महोदय, क्या मस्ती की परिभाषा? चाहिए, लोग भूख से मर रहे हैं, तुम हंस रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 17 चारों डिपो, इधर लोग बाग भूख से मर रहे हैं 17 डिपो और इधर सरकार को बचाने के लिए बताया जाए। हंस रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, चाहिए कि उसके कहना चाहिए सरकार को। स्वीकृत किए उनको कब तक काम ऐसे अकाल की स्थिति में काफी आंकड़े बता रहे हैं। इन मूक पशुओं के लिए सरकार इतनी लापरवाही से कार्य कर रही है। इतने श्रमिक लगा देंगे, इसकी सीमा क्या है? कल से, परसों से, सुबह से ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। पर्टिकुलर एक है कि श्री दाइमा, ऑर्डर प्लीज, कर देंगे। ऑर्डर। आप बैठिए। सर, इसके ऊपर पक्ष में बैठे विधायकगण, माननीय विधायकगण हंस रहे।
शहीद इस नंदलाल बात मीणा के लिए हंस रहे कि लोग अकाल से मर रहे हैं और ये हंस रहे। थोड़ी सरकार को दबाव आपको चाहिए। मंत्री महोदय ने 17 डिपो खोलने बताए हैं। आप लोग मूक पशुओं के लिए 17 डिपो में घास कितनी आप सुनने की क्षमता रखें। इतना पिछड़ा इलाका है, पिछले इलाके में आपके नियम लग रहे हैं। घास कितने तक बेची ये बता दीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य कभी ये नहीं था। मैं फतेह सिंह जी से पूछना चाहता हूं या बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से जानकारी करना चाहता हूं कि होली के त्योहार के रोज ढूंढ के दिन आदिवासी अपने परिवारों के लिए ढूंढ लेकर के जाते हैं या नहीं जाते हैं और परिवार वालों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये परंपरा है या नहीं है? ये परंपरा है या नहीं आपके? अध्यक्ष महोदय, उसका मतलब क्या हुआ है? मनाते हैं क्या? अगर होली पूरे हिंदुस्तान और राजस्थान में मनाई जा रही है। आपको ये बता दें, मंत्री महोदय ये बता दें कि मौज मस्ती का क्या तरीका है। आप तो मंत्री जी से आपने कलेक्टर से कल बात की है, तो आप तो ये बता दें कि आज की तारीख में कितने मजदूर रात कार्य पे लगे हुए हैं। आप 20,000 रुपए जो बिगर ब्याज के पंचायतों को कितनी रकम पंचायतों को दी है आज की तारीख तक बता दें। मैंने डिटेल में और आप उल्टा इल्जाम मजदूरों पे गरीबों पे लगा रहे हैं कि वो मौज मस्ती कर रहे हैं। ये भूखे लोगों का अपमान है माननीय अध्यक्ष महोदय। अकाल कोई होली पे नहीं पड़ा। ये भूखे लोगों का अपमान है। 4 महीने पहले कितने लगे हुए थे ये बता दें। मैंने विस्तार से रात में मनाया है। रोटी नहीं मिल पाई इससे होली का त्योहार। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब लगा देंगे, ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कल से कर देंगे, परसों से कर देंगे। मैं सदन को टाइम यह देना आश्वस्त चाहिए। करना चाहता हूं, सुनिए, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो राहत कार्य स्वीकृत किए गए हैं उनको 1 सप्ताह में चालू कर दिया जाएगा और जो सीमा है उस पर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सरकार मस्ती मान रही है। आज मंत्री जी का वक्तव्य होने वाला है। वक्तव्य है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। प्रतिपक्ष नेता से निवेदन कर रहा हूँ और बहुत से माननीय सदस्य जो अभी अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, इन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, उस पर जो है वक्तव्य आ रहा है, उस पर क्लैरिफिकेशन सीख कर लेंगे। इसलिए आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रश्न पूछूं, हाँ, जो आगे इनको माननीय मंत्री महोदय को जवाब देने में सुविधा हो। अभी आपने कहा कि हमने अमुक विभाग के इतने काम चालू करवाए, वो विभागीय काम है या अकाल राहत काम? अकाल राहत के तहत स्वीकृत किए गए, लेकिन एजेंसी वो विभाग वाले करेंगे, पीडब्ल्यूडी वाले पीडब्ल्यूडी के काम करेंगे, इरिगेशन वाले इरिगेशन के करेंगे। मतलब अकाल राहत के तहत स्वीकृत किए विभागीय कामों पर मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार तनख्वाह मिलेगी और अकाल राहत काम में टास्क बेसिस के ऊपर मिलेगी, यही है ना आपकी नीयत? मिनिमम वेजेज को ध्यान में रखते हुए टास्क से लिंक किया हुआ है। आप उत्तर पूछ रहे हैं, विभागीय कामों के लिए पूछ रहा हूँ। विभाग के काम में न्यूनतम मजदूरी 60 रुपए है, वो विभाग के काम चुकाएंगे। अकाल राहत कार्यों के तहत स्वीकृत काम किए जा रहे हैं, उन पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है कि न्यूनतम अभी तक नहीं किया ना? कर रही है। न्यूनतम मुझे बताइए, न्यूनतम मजदूरी 60 रुपए करें। मैं तो एक ही पूछना चाहता हूँ कि विभागीय कार्यों में और अकाल राहत कार्यों में जहाँ तक मजदूरी का भुगतान का प्रश्न आता है, कोई अंतर नहीं किया जाएगा, ये खड़े होकर कह दीजिए। ऐसा है कि मैंने आपसे निवेदन किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और दूसरे कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए राहत कार्यों पर जो पहले 44 रुपए हमारी न्यूनतम मजदूरी थी, उसको 60 रुपए बढ़ाने पर हमारा विचार चल रहा है और जल्दी ही हम फैसला करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 32 स्थगित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें माननीय आयोजना मंत्री जी से मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है कि क्या सरकार की वार्षिक योजना के आकार को छोटा किया गया है, और दूसरा नया काम करने और पुराने काम जो ऑलरेडी चल रहे हैं उन पर रोक लगाने की मैंने केवल प्रश्न पूछा है। और ये सवाल इसमें स्थगित का ऐसा कुछ नहीं, सरकार को बहुत अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने वार्षिक योजना में जो उनकी 5020 करोड़ रुपया थी उसको 3900 करोड़ रुपए की, ये सरकार को बहुत अच्छी तरह से पता है। इसमें स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है।
दूसरा मेरा निवेदन है कि जहां पर काम पर रोक लगाने का प्रश्न है, न तो नए काम किए जाए और न पुराने काम चालू किए जाए। प्रश्न आपने पहले पूछा, वित्त मंत्री जी से पूछा, सरकार ने एक वित्त मंत्री जी ने इनको ट्रांसफर किया है जिसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है न तो कोई नया काम लिया जाएगा और न कोई पुराना काम है उसको चालू किया जाएगा। इस प्रकार का एक आदेश 3.5 महीने पहले निकाला है, उसके जवाब के लिए आज सरकार तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है, कोई कारण नहीं बताया। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कल्याणकारी योजना। प्रोफेसर साबरलाल जी आप बैठिए, प्लीज टेक योर सीट। कारण क्या है सवाल को स्थगित करने के? कौन सी जांच करनी है, कौन से कागज मंगाना है? ये तो केवल पॉलिसी मैटर का सवाल था, केवल पॉलिसी मैटर का सवाल था। ये इसको रोकने का क्या कारण था? स्थगित करने के पीछे क्या कारण है? आप प्रश्न डालना जनता के हित के खिलाफ है। भारत सरकार की जो योजना है उनका पैसा उपयोग में नहीं ले पा रहे। अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च के बाद तो वैसे ही समय खत्म हो रहा है इसका। बैठिए बैठिए आप। राजस्थान का जो पिछली बार का जो बजट हमने इस सदन में पास किया, उस बजट को घटाया और 3800 करोड़ रुपया किया, 5022 करोड़ के। क्या सरकार को इतने समय गुजर जाने के बाद भी ये पता नहीं है कि हमने किस किस हेड में कितना कितना पैसा कम खर्च करने के लिए आदेशित किया है, और हमने क्या क्या आदेश किया जिसके कारण से जो काम चल रहे थे उनको भी बंद करा, और आगे जो स्वीकृति निकलने वाली वो भी बंद की। तो वो कितने अमाउंट की बंद की है ना? कम से कम अगर हमने मान लो योजना का आकार घटाया तो जिस परसेंटेज पे घटाया उतने ही काम बंद करेंगे, या हमने टोटल चलने वाले और आगे स्वीकृत होने वाले सारे कामों को बंद कर दिया? इसमें कौन सी नई चीज इस सरकार को ढूंढ के लानी है? हमने 20 दिन पहले प्रश्न दिया और 20 दिन के बाद ये सरकार के पास गया और सरकार ने सब प्रकार से इसको देखने के बाद ये लिस्टेड हुआ होगा। लिस्टेड होने के बाद चूंकि इसमें सरकार की सारी पोल खुल जाती है और इस कारण से इसको बचाने के इसलिए कि आपने दिल्ली जाके सारे इस बजट को कटवाने में यशवंत सिन्हा से आप लगे रहे। आप सरकार के पास कोई जवाब नहीं चाहते, राजस्थान में विकास हो। सवाल का जवाब मिला और मिलने के बाद ये लिस्टेड हुआ, लॉटरी से प्रश्न लगा और उसके कारण दिल्ली जाके कटवा के भी आप आए हो। अध्यक्ष महोदय, हम रिवाइवल लूटना चाहते हो। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बीजेपी से माननीय सदस्य जो सवाल कर रहे हैं आप ही सबसे बड़े उसका जवाब यह है कि गरीबों के लिए ये योजना बनाई जाती है सरकार अगर और गरीबों का पैसा काट दिया। सूचना इकट्ठी नहीं हुई, ऐसी कौन सी नई बात है कि हमने जब बजट का हमने अपनी योजना का आकार घटा दिया तो योजना के आकार घटने के बाद हमने किसमें कितना पैसा काटना है ये तो एक ही दिन निर्णय हो गया होगा। उस निर्णय की कॉपी इस सदन को क्यों नहीं मिल पा रही और यहाँ जवाब क्यों नहीं आ रहा? इसमें कौन सी नई चीज हमने मांगी है? वही जो सरकार ने किया उसका ही डिटेल हमने मांगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो वार्षिक योजना बनाई जाती है गरीबों के उद्धार के लिए बनाई जाती है और उनका पैसा काटा गया है। नहीं, आपका कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ गरीबों का गला घोटा गया। मंत्री जी का नेक्स्ट जो इनका क्वेश्चन का टर्न होगा गरीब मर रहे हैं बेचारे, हम कैसे उसको ये प्रश्न लगा दिया जाएगा। हमको पूंजीपतियों की मदद थोड़ी करने आए हैं। मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन श्री। ये वार्षिक योजना पूंजीपतियों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है। अरे सुनना चाहते हैं, गरीबों का पैसा काट दिया आपने। श्री सुरेंद्र गोयल दाएं मंच बैठिए। आपकी मर्जी साहब। प्रश्न का भाग 1। इस वित्तीय वर्ष से नगर पालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि देना बाकी है, उसका विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। प्रश्न का भाग 2। राज्य वित्तीय आयोग की अभिशंसा के अनुसार प्रदेश की पालिकाओं को अब तक
वित्त विभाग द्वारा इस विभाग को आवंटित की गई राशि रुपए 12,62,05 लाख रुपए का नगर पालिकाओं को आवंटन किया जा चुका है। बजट में प्रावधानित शेष राशि का, सुनिए जरा, बीच में मत बोलिए, जवाब आगे जवाब। बजट में प्रावधानित शेष राशि का विवरण भी भाग के उत्तर 1 की संलग्न सूची के अनुसार ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि सब वित्तीय वर्ष के नगर पालिका को आर्थिक सहायता राशि देना बाकी है। तो मेरा इनसे निवेदन है कि जब बजट में प्रावधान होते हुए भी पालिकाओं को सहायता राशि वितरित नहीं होने के क्या कारण है, उस राशि का उपयोग अन्य मद में किया गया है या नहीं, और किया गया है तो कहाँ, और नहीं किया गया तो अब कब सहायता राशि वितरित की जाएगी। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा मेरा निवेदन है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा उसकी अभिशंसा के अनुसार वित्त विभाग द्वारा इन्होंने बताया कि 1262.05 लाख रुपया पालिकाओं को आवंटित किया है। तो क्या ये पैसा विकास के कार्यों के लिए किया गया है या ये अधिकारियों या कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए किया गया है, इसका स्पष्टीकरण दें। एक तो ये बात। दूसरा मेरा निवेदन है कि इन्होंने अभी दूसरा जो सदन की पटल पे रखा उसमें 3,210.55 लाख रुपये देना बाकी बताया गया है कि भी ये मतलब इतना पैसा सहायता हेतु, जैसे इनमें विभिन्न मद ये अपने सामान्य उद्देश्य अनुदान है, विकास कार्य हेतु अनुदान है, अच्छे कार्य हेतु अनुदान है, मैट्रिक ग्रांट का अनुदान है, 10 वित्त आयोग की सिफारिश को जनसंख्या के आधार पर देने वाला अनुदान है, या स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के लिए बकाया राशि का अनुदान है, या राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अनुदान है, पालिका समृद्धि योजना बकाया राशि के लिए अनुदान है, पर्यावरण सुधार योजना है। इन सब में एक पैसा भी नगर पालिकाओं या परिषदों को आवंटित नहीं किया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? क्या ये पैसा 31 मार्च तक भेज दिया जाएगा या लैप्स होगा, ये स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है और आपने ये कहा है कि एक पैसा भी नहीं दिया गया, वो गलत है। मैंने आपके प्रश्न के भाग 1 में जो सूचना आपको उपलब्ध करवाई है उसमें साफ लिखा हुआ है, नंबर 1, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान। इसमें जो बाकी पैसा है वो सामान्य उद्देश्य अनुदान यानी कि जनरल पर्पस के लिए सिर्फ 3,64 लाख रुपया देना बाकी है और दिया जा चुका है। दिया जा चुका, बता दो आप जी। दिया जा चुका है, वो बता दो। आपने बाकी के लिए पूछा है, मैंने बाकी की रकम बता दी। तो मैंने यही, अब आपने सप्लीमेंट्री में ये पूछा है कि साहब कितना दिया जा चुका, उसको मैं बता रहा हूं। सामान्य उद्देश्य अनुदान में इस वर्ष मतलब 1999-2000 में 14,58,60,000 रुपए का बजट प्रावधान था। इसमें से 10,93,95,00,000 रुपए की राशि आवंटन की जा चुकी है। आपने ये फरमाया था कि कुछ नहीं दिया गया, नंबर 1। आगे चलता हूँ। नहीं, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन का जवाब आवंटन का मतलब ये दे दिया जा चुका है। मैं माननीय आवंटन का मतलब ये नहीं है कि मैंने, माननीय मंत्री महोदय, मैं एक सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। दूसरी बात, विकास अनुदान के बाबत 3,36,20,000 रुपए का बजट प्रावधान था। इसमें से 1,68,10,000 रुपए दिए जा चुके हैं। नंबर 3, प्रोत्साहन अनुदान, इसमें 146 लाख रुपए का बजट प्रावधान था। ये बजट प्रावधान अच्छा कार्य करने वाली नगर पालिकाओं को दिया जाता था, जिसमें 5 लाख रुपए निगमों को, 9 लाख रुपए परिषदों को, 30 लाख रुपए द्वितीय श्रेणी को और 38 लाख रुपए तृतीय श्रेणी को, 54 लाख रुपए दूसरी नगर पालिकाओं को दिया जाता था। लेकिन ये पैसा अभी तक नहीं दिया गया। उसका कारण ये है
आप बैठ जाइए, आप बैठ ऐसे ही जाइए, है, उनके बिना काम सवाल करने का वाली। जवाब दे दीजिए, उसके बाद में आप भी खड़े हो जाना, आपके भी सवाल का जवाब दे दूंगा। तीसरी बात थी मैचिंग ग्रांट वाली। मैचिंग ग्रांट वाली में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि नगर पालिकाएं अपने हिस्से का मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाती थी। तो उसमें अगर मान लीजिए ये एक योजना बनी, योजना 10 लाख रुपए की बनती है, अगर 10 लाख रुपए में उनको 2.5 लाख रुपए मैचिंग ग्रांट का देना होता था, तो उसमें 2.5 लाख रुपए का प्रोविजन राज्य सरकार ने करवाया और उसका पैसा दिया गया। 10वें वित्त आयोग के तहत में मूलभूत सुविधाओं हेतु जो भी आवंटन किए गए वो उसका विवरण मैं आपको बताता हूं। 10 करोड़ 69 लाख रुपए का प्रावधान था, जिसमें से 270 लाख रुपए का ही आवंटन हुआ है, बाकी का आवंटन नहीं हुआ। उसके बारे में वित्त विभाग के और नगरीय विकास विभाग के रोज चर्चाएं हो रही हैं और उम्मीद यह है कि इसमें से कुछ पैसा निकल करके आएगा और वो वक्त पर पहुंच जाएगा। ठीक इसी तरीके से स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत में 6 करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार को देना था, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। 2 करोड़ रुपया उसी के साथ साथ राज्य सरकार को मिलाना था, राज्य सरकार भी उतना नहीं मिला पाई क्योंकि केंद्रीय सरकार से पैसा नहीं आया। इसी के अंतर्गत जो भी और थी स्वरोजगार योजना, प्रशिक्षण, ये जो व्यापार को उन्नत करने वाली योजना, शहरी क्षेत्र में महिलाओं का और बच्चों का विकास की योजना, बचत साख में और सामुदायिक विकास में जितना पैसा सेंटर से पैसा आना चाहिए था उतना पैसा ना आने के कारण वित्त विभाग भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जो है इसमें वो शिथिल रहा और वो पैसा पूरा जितना नगर पालिकाओं को दिया जाना चाहिए था नहीं दे पाया। अब रह गया गंदी बस्ती वाला गंदी बस्ती कार्यक्रम। इसके तहत में 11 करोड़ 76 लाख 29,000 रुपए का आवंटन किया जाना था। ये प्रक्रिया अभी तक विचाराधीन चल रही है। इसमें से कुछ पैसा करीब 3 करोड़ रुपए का तो आवंटन नगर पालिकाओं को दिया जा चुका है और बाकी पैसे के बाबत यही है ना, और कुछ भी है क्या? बुलडोजर आवंटन प्रावधान जनता के लिए क्या दिया? मेरे पास आवंटन भी है, आवंटन में प्रावधान है ना, जाने के 2 हैं आपके पास कुल मिला के। माननीय दिलावर जी, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको पता है इस समय बुलडोजर काम आ रहा है उनका। अगर आप पे ये बुलडोजर चल गया तो आपको पता लग जाएगा 2 मिनट में। बहुत ज्यादा बोलते हो आप बीच में, जवाब देने नहीं देते मंत्री जी को। कोई इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं, इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं, आप जवाब को सुनना नहीं चाहते, बार बार डिस्टर्ब करते हो बीच में। हाँ, इन अतिक्रमणों को हटाओ मंत्री जी, इन अतिक्रमण को भी हटाओ यहाँ से आप। ये अतिक्रमण है, इनको भी हटाइए आप। हाँ, ये अतिक्रमण सदन के, ऐसे अतिक्रमण को आपको हटाना पड़ेगा। माननीय सदस्य का जवाब मैं दे चुका हूं कि काफी पैसा दिया जा चुका और जो पैसा बकाया है उसके बाबत वित्त विभाग से चर्चा चल रही है और उम्मीद है कि उसको 31 मार्च के पहले तक दे दिया जाए। आप मुझे सही कर देंगे, जो कुछ आपने जवाब दिया है उसके हिसाब से 32 करोड़ रुपया नगर पालिकाओं को आपको देना, नंबर 1। अब ये सारा बिन मधु में जो टोटल 32 करोड़ होता है, गलत है तो आप मुझे सही कर दें। 32 से भी ज़्यादा देना। हाँ, ज़्यादा देना और अच्छी बात। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज के 2 दिन पहले राजगढ़ और चूरू नगर पालिका की आपने बिजली बंद की, और इसलिए बंद की कि बिजली बोर्ड को चार्जेज नहीं दे पाए। जिन नगर पालिकाओं के 32 करोड़ रुपए सरकार में बाकी है, उन नगर पालिकाओं की क्या ऐसी हालत होगी कि वो बिजली का इनका पेमेंट कर दें। लेकिन कृपया जिन बिजली के कारण से जहाँ कटौती आप कर रहे हैं, बिजली बंद कर रहे हैं, क्या जल्दी से जल्दी इन रुपयों से कोई समायोजन आप कर सकेंगे? समायोजन कर सकेंगे आप? है तो सालों साल आपने तो तनख्वाह नहीं दी बेचारे की, और नगर काम की यह हाल था कि वो सड़ रही थी। आज कांग्रेस का राज में तो इतना तो हुआ 1 साल के अंदर। आपने तो कितना राज किया तब भी ये हालत बना दी, सब फकीर बना दिए, सारे राजस्थान फकीर कर दिया आपने। आज इस कर्मचारी भूखे भटक कर रह गए, मास्टर रह गए, सब कुछ आपके पीछे ये सारा कंगाल हुआ है। आप आज ये पूछते हैं सवाल, ठीक है, ये सवाल तो आप खुद से पूछो, खुद ने क्या किया था। इनका
इसका जवाब तो पहाड़िया जी दे सकते हैं, मेरे देने की क्षमता नहीं है, वो दे देंगे। लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा है, इस बकाया राशि में से जो आपको भुगतान करना है नगर पालिकाओं को, उस भुगतान के अभाव में आप एक प्रस्ताव भेजे, चूड़ी वापस शुरू करवाइए, तभी नगर पालिका जीवित जाने में इज्जत है। पालिकाओं का गला हत्या कर दिया आप लोगों ने, व्यापार को खुश करने के लिए पालिकाओं का सत्यानाश करना था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए खत्म कराई, उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग प्रतिपक्ष के नेता, ऑर्डर प्लीज। मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है। अभी मंत्री महोदय ने ये वक्तव्य दिया कि इतनी बकाया है जो नगर पालिकाओं को सरकार की ओर से भुगतान करती। नगर पालिकाओं के सामने संकट ये है कि उनके पास आय नहीं होने के कारण या सरकार से उनको सहायता राशि नहीं मिलने के कारण वो जो बिजली का, पानी का जो बकाया जमा कराने हैं वो जमा नहीं कराते और बिजली विभाग बिजली कटौती करता है। मैं ये चाहूँगा कि आप इन बकाया के हिसाब से क्या इस प्रकार का सामंजस्य करा सकते हैं कि नगर पालिकाओं की बिजली की कटौती भी हो। तीन इस प्रकार के हेड्स हैं जिनके जरिए नगर पालिका बिजली खरीदती है, नगर पालिका को सड़क बनानी होती है, नाली बनानी होती है, पटान बनाने होते हैं और इस प्रकार के कई प्रकार के विकास करवाए होते हैं। और बल्कि टाइमर स्विच भी जो है वो उसमें प्रोविज़न है कि साहब वो भी उसमें खरीदते हैं। पहला उसमें जो प्रावधान है वो 10वें वित्त आयोग के तहत में मूलभूत सुविधाओं का अनुदान, इस हेड में कुल मिलाकर के 10 करोड़ 69 लाख रुपए का प्रावधान था। उसमें से 270 लाख रुपए का आवंटन हो चुका। नंबर 1, 270, मेरी बात सुनने साहब, 270 लाख रुपया उनके पास पहुंच गया। दूसरा हेड आता है इसमें सामान्य अनुदान। सामान्य अनुदान में 1991 की जनसंख्या के आधार पर हर नगर पालिका को अपना अपना हिस्सा मिलता है। जिस तरीके से नगर निगम, नगर परिषदों को 12 रुपया 50 पैसा, द्वितीय श्रेणी को 25 रुपया, तृतीय श्रेणी की नगर पालिकाओं को 37 रुपया 50 पैसा और चौथी इसी प्रकार से चौथी श्रेणी। ये पैसा भी 21 करोड़ रुपया जो है नगर पालिकाओं में वितरित हो चुका है। तीसरा प्रावधान जो है वो जैसा आपने फरमाया कि चूंकि चुंगी बंद हो चुकी और उनके पास अपना अपने पास खुद का जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का कोई जरिया नहीं है। मैं एक यार तसल्ली रखिए, जवाब तो देने दीजिए, जवाब दीजिए। इस मद में 1999-2000 के लिए 320 करोड़ 66 लाख रुपए का प्रावधान था और ये सारा का सारा पैसा नगर पालिकाओं को दिया जा चुका है। अब मेरा निवेदन ये है कि आदरणीय प्रतिपक्ष महोदय ने जो सवाल पूछा है, इतना पैसा पहुंचने के बाद में भी अगर कोई नगर पालिका अपना बिजली का बिल नहीं चुकाती, सरकार जो आपने आज ये समस्या बताई है और 2 नगर पालिकाओं का नाम लिया है, निश्चित तौर पर आपके बड़े व्यक्तित्व को देखते हुए, आपके इतने बड़े व्यक्तित्व को देखते हुए मैं जो है इस पर ज़रूर ध्यान देने की कोशिश करूँगा। और है कि जैसे आपने मैंने ये क्वेश्चन में पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा किस किस नगर पालिका को, राज्य सरकार द्वारा किस किस नगर पालिका को, मंत्री जी सुनिए आप, किस किस नगर पालिका को, तो आपने किसी नगर पालिका का नाम नहीं दिया है और आपने अभी बताया अपने जवाब में कि सामान्य उद्देश्य तो अनुदान 364.43 लाख रुपये बकाया है। तो मेरे जितना नगर पालिका की बात बताऊँ आपको, पिछले साल 1.5 साल में एक भी पैसा अनुदान का नहीं गया, न कोई आपके विशेष अनुदान का गया, न आपके कोई डेवलपमेंट का गया और न कोई मतलब दूसरा कोई किसी प्रकार का पैसा गया है। तो मेरा निवेदन है कि आप ये जो आपने बताया कि वित्त विभाग से जो पैसा आवंटन हुआ है कितने 1262.05 लाख वित्त विभाग से, यही पूरे साल भर में आपके नगर पालिका को आवंटन, इसको लोकल बॉडी को आवंटन हुआ है, या जो बजट में प्रावधान था
वो पूरा का पूरा आपको आवंटन हो गया है, इसका स्पष्टीकरण। व्यवस्था का सवाल है, आप कहोगे प्रश्न काल में व्यवस्था नहीं उठती। अब हम सारे क्वेश्चन माननीय भैरव सिंह जी से करवाएं, तब तो आप ध्यान देंगे, नहीं तो हमारा ध्यान नहीं देंगे। नहीं, व्यक्तित्व आपका ये आपने कहा बड़ा व्यक्तित्व है, आपका भी कम नहीं है। नहीं, ये गलत बात। इस तरह क्या है, सब बराबर का हक है हमारा, कैसे क्या बात होगी आपने? नहीं, आपने कहा इतना बड़ा व्यक्तित्व है, तो हम सारे नहीं, हमारे सारे सवाल माननीय भैरव सिंह जी साहब से करवाएं क्या? नहीं, गलत कह दिया क्या अध्यक्ष? गलत तो आप मानिए इस बात को। आपकी पुरानी 30 अभी नहीं मिटी। माननीय मंत्री आपको मंत्रिमंडल से हटाया जो 30 नहीं मिटी का भी। भाई एक बात, कोई गलत नहीं कहा, आप उसको गलत मान रहे हैं तो ठीक है। अच्छा ये सही है। अच्छा मेरा जवाब सुन लो आप। आपका व्यक्तित्व बड़ा है, ये सही है। आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। मतलब बड़े व्यक्तित्व का ही काम होगा, छोटे व्यक्तित्व का काम नहीं होगा। कहाँ? अच्छा मेरा जवाब सुन लो आप। भाई बहुत अच्छी सरकार, सेंसिटिव सरकार। अभी तो ये कहिए जवाब देने में कोई इनका कोई कहना चाहिए जवाब नहीं कि बड़ा व्यक्तित्व का जवाब दे। अब हर सवाल इनसे करवाएंगे हम, दस्तखत कर दो हमारा बड़ा व्यक्तित्व है, हमारा छोटा व्यक्तित्व है। क्या आप मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं आप हमको बराबर क्यों नहीं समझते? आप क्यों नहीं समझते? बताइए। इसके नेता नहीं हो, हंसी की बात नहीं है, नेता है। प्लीज सुनिए, प्रतिपक्ष के नेता प्रश्न पूछ रहे थे, खड़े थे और बीच में कुछ माननीय सदस्य व्यवधान डालने लग गए, इसलिए मैंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को प्रश्न पूछने दीजिए। इसलिए हर एक क्वेश्चन उनके बार कोई नहीं है सर, नहीं है आपका सर, कुछ भी नहीं है आपके लिए, हम कोई बात नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं साहब बड़ा व्यक्तित्व है इसलिए कर देंगे, ये हमारी एक सवाल है। और अब आपका संरक्षण है, आपका संरक्षण है तो आप इसको क्लियर करवाइए कि बराबर का हक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेता तो बनो, किसके? प्रतिपक्ष के नेता बनो, बड़ा व्यक्तित्व हो जाएगा, कोई फर्क तो निकालो। मैं उस समुदाय से आया हूं जो समुदाय इस राजस्थान में सबसे कमजोर है, जिनकी कोई आवाज नहीं है और जिनकी वोटों पर आप जीत करके आए हो। मैं उनके बारे में बात करने आया हूँ। पगड़ी हिलाने से काम नहीं चलता है। घर में बैठ जाइए। आप पगड़ी को दोष नहीं दे सकते। बात नहीं कहने आया हूँ। माननीय दायमा जी, आपने पगड़ी का नाम कैसे लिया? आप पगड़ी को दोष नहीं दे सकते। पगड़ी को हिलाने से काम नहीं चलेगा। ये पगड़ी की बात कैसे कही आपने? इस तरह आप पगड़ी को उछालना चाहते हो सदन में? पगड़ी हिलाने से काम नहीं चलेगा। बात नहीं करोगे, एक तरफ आप व्यक्तित्व की बात पगड़ी हिलाने से काम नहीं चलेगा। पगड़ी वाले बहुत है आपके पीछे भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अभी व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, अब पगड़ी की बात करने लगे। आप ये नहीं पगड़ी वाले को कुछ भी कह दो, ये बात चलने वाली नहीं आपकी सदन के अंदर। पगड़ी का नाम बड़ा है, पगड़ी का नाम, इसीलिए आपका व्यक्तित्व बड़ा नहीं है, कमजोर व्यक्तित्व आपका। इसलिए मेरे से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, मेरा आपसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। जब कल कह रहे थे मेरे यहाँ 132 केवी GSS नहीं लगाया, मेरे सदन के अंदर 6 साल पहले लगेगा। विद्युत मंत्री जी ने घोषणा 2001 में सवाल पक्की है, जिन्होंने घोषणा कर दी वही करके दिखाते हैं। वो मंत्री ने घोषणा की है, श्रीमान जी समय कम है, झूठी घोषणा कर दें। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, कोई विवाद की बात नहीं थी। ये माननीय सदस्य खम है, हीन भावना से पीड़ित लगते हैं। हाँ साहब, वही बात सर देख लो। फिर मैं मतलब BSP से आया हूँ तो मैं हीन भावना है मेरे अंदर, और ये कांग्रेस से आए हैं तो इनके अंदर हीन भावना नहीं है। मैं तो आपका भाई मैं खुद कह रहा हूँ मेरे अंदर हीन भावना है, क्योंकि मनुवादियों ने ये हीन भावना पैदा कर रखी है। मैं इट इज नॉट मैटर ऑफ जोकिंग, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी पूछा कि जेतारण को कोई भी सामान्य अनुदान नहीं दिया गया, जेतारण को सामान्य अनुदान दिया गया, और बाकी वो डाक में होगा फिर, और बाकी जो इसी प्रकार से चुंगी पुनर्भरण का जो विशेष अनुदान है वो भी दे दिया गया है। अब जो कुछ बकाया है वो 31 तारीख तक जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन श्री कन्हैयालाल। इसी वित्तीय वर्ष में आप आवंटित करवा दोगे? जितनी राशि आपने बकाया बताई है, आपने विभिन्न मदों में लगभग 40% से ज्यादा राशि बकाया बताई है।
40% से ज्यादा राशि बकाया है जो नगर पालिका को मिलनी चाहिए। वित्तीय वर्ष समाप्ति के दिन रह गए 5, क्या इसी 5 दिनों में आप वो बकाया राशि नगर पालिकाओं को आवंटित करवा देंगे? माननीय सदस्य बैठिए। श्री कन्हैयालाल। 34 नंबर 1, विधानसभा क्षेत्र बस्सी में पत्थरों के खनन पट्टे ग्राम कुथाड़ा, टूंगा, नई का नाथ, बांसको, राजाधोप, भाखड़ी, न्योर, पीड़ की डूंगरी, चाणवास, बिनाड़ा, श्यामपुरा, हाथीपुरा, भोजपुरा में प्रभावी हैं। उनमें खनिज से सेजा पत्थर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन निकाली जाती है। प्रत्येक खानों से प्रतिवर्ष पत्थर के उत्पादन का विवरण संलग्न कनेक्शन 1 पर अंकित है। 2, उक्त खनन पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 एवं ग्रेनाइट पॉलिसी 1995 के अंतर्गत स्वीकृत किए जाते हैं। नियमों की प्रति एनेक्सर 2 पर अंकित है। 3, जी नहीं, यह सही नहीं है कि खानों में के पट्टे स्थानीय लोगों को नहीं दिए गए, बल्कि बाहर के प्रभावशाली व्यक्तियों को आपसी मिली भगत के आधार पर दिए गए हों। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 में खनन पट्टों के आवंटन में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, होने से किसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, उक्त विधानसभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में आवंटित खानों एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आवंटित खानों का विवरण संलग्न कनेक्शन 3 पर अंकित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आपने विधानसभा क्षेत्र बस्सी में जो खानों का आवंटन जो किया गया है, जिन लोगों को आपने खानों का आवंटन किया गया उससे पहले स्थानीय लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर धंधा कर रहे थे, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले थे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, उन लोगों के जब पट्टों के लिए नियमानुसार उनके द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई और वो एप्लीकेशन लगाए जाने के बाद में बड़े तरीके से, बड़ी कारीगरी से उनके सारे लोगों के पट्टे एप्लीकेशन खारिज कर दी गई और उसी जगह आपने जो स्थानीय लोगों को नहीं देकर के प्रभावशाली लोगों को वहां पर एक पट्टे आपने जारी किए गए। और क्या यह भी सही है कि वहां पर जो पट्टे जारी किए गए, आपने एक व्यक्ति को जो पट्टे जारी किए गए वो नियम विरुद्ध पट्टे थे और एक एक व्यक्ति को 7-7, 8-8 पट्टे भी आपने जारी किए गए। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को खानों में नाम एक ही व्यक्ति को कितने पट्टे जारी करने का नियमों में प्रावधान है, या ये उस परिवार को कितने पट्टे एक जगह देने का प्रावधान है, ये मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या ये सही है कि उस जो आपको सूचना दी गई है, क्या उन लोगों को जिनको आपने पट्टे जारी किए गए हैं उस व्यक्ति को उस पट्टे को बेचने का अधिकार भी है? यदि है तो कितने दिन में है? और आपने जो ये सूची प्रस्तुत की है उसके अंदर उस व्यक्ति ने जो खाने आवंटन किए उन व्यक्तियों का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक व्यक्ति को 24 क्रम संख्या 24 पर संजीव और 25 पर वो संजीव के नाम से ही है, उनकी मिसेज गीता के नाम से हैं और फिर गीता के नाम से ही है, फिर गोविंद के नाम से उसी परिवार का है, दूसरा गोविंद के नाम से भी उसी के परिवार से 33 क्रम संख्या पर है कुमारी मोनिका, उन्हीं के नाम से है, श्रीमती अलका उन्हीं के परिवार की सदस्य है, और उसके बाद में 34 मेघना वो भी उनके परिवार में, पीएसबी उद्योग उनके परिवार की है। उसके साथ ही जो 4-5 व्यक्ति जो हैं जिनको उन्होंने खाने बेच दिए उनका नाम है, इसमें प्रभुदयाल है, हरिनारायण है, बाबूलाल है और ये मांगीलाल है। इन व्यक्तियों को जो है वो खाने जो ये संजीव कट्टा के नाम से थी उन खानों को भी बेचा गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या ये सही है कि इन लोगों को जो एक व्यक्ति के नाम से 11-11 पट्टे दिए गए और गरीब व्यक्तियों के पट्टे खारिज किए गए? क्या जिनको नियम विरुद्ध पट्टे दिए गए क्या उन
खारिज करने का और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का। कि एक एक व्यक्ति के नाम से 11-11 पट्टे दिए गए और गरीब व्यक्तियों के पट्टे खारिज किए गए। क्या जिनको नियम विरुद्ध पट्टे दिए गए, क्या उन खानों को खारिज करने का और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आप कार्रवाई करेंगे? मंत्री जी बोल दिया है हमारे साथी के साथ साथ 5-5 पट्टा एक को दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज मंत्री जी भी एक बार दिया जो 12-12 खाना का पट्टा दिया, 12-12 खाना का पट्टा दिया। हम एक बार सामने देखा न बुझे हाँ, और 25-25 बीघा का कम ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो उनको मैंने पहले ही सूचना के आधार पर दे दिया है, क्योंकि ग्रांट माइनिंग लीज ग्रांट का जो चैप्टर 4, 3 मैंने उनको दे दिया है, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है। सूची मैंने उनको दे दी है, शायद उन्होंने पढ़ी नहीं है। और ये अलॉटमेंट भी 97 के हैं, जबकि बीजेपी का राज था। तब जब आप लोग राज कर रहे थे उस समय जो प्रोविजंस थे MMCR एक्ट के तहत जो अलॉटमेंट हुआ है, जहाँ तक स्थानीय लोगों का सवाल है, एक्ट में साफ प्रावधान है कि जो भारतीय होगा, जो स्थानीय लोगों की रिजर्वेशन तो है नहीं, जो भारतीय होगा उसको माइनिंग लीज लेने का अधिकार है। और माइनिंग लीज में अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि उसी व्यक्ति को प्रायोरिटी मिलती है जो व्यक्ति ढूंढ करके लाता है और एप्लीकेशन पेश करता है। मैंने बहुत से केसेस से देखे हैं कि जिनकी प्रायोरिटी बनती है और उस प्रायोरिटी के आधार पर उनको अलॉटमेंट हुआ है। संजीव कट्टा की जहाँ बात की गई, 2-3 एप्लीकेशन लगी, 2 एप्लीकेशन हरिनारायण मीणा, लाला राम मीणा की 11वें महीने लगी, और उससे पहले 10वें महीने में संजीव कट्टा की एप्लीकेशन लगी। तो प्रायोरिटी के आधार पर जो 10वें महीने की जो प्रायोरिटी बनती है उसको अलॉटमेंट कर दिया। जहाँ तक फैमिली का सवाल है, एक व्यक्ति, फैमिली की परिभाषा माननीय शायद बस्ती से आने वाले सदस्य नहीं जानते होंगे। फैमिली की परिभाषा वो है कि नाबालिग यदि कोई व्यक्ति है 5 मेंबर्स में, तो वो फैमिली की परिभाषा में आता है। और कोई रिश्तेदार यदि है, कोई एडल्ट परिवार अलग हो गया है, तो वो फैमिली की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए किसी भी फैमिली मेंबर को जो परिभाषा में आता है उसको एक स्थान पर 2 लीज और पूरे राजस्थान में 3 लीज लेने का उसमें प्रावधान है। और इसके अलावा भी कोई बात हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको देख लूँगा। लेकिन ये सारा मामला जो ये 8-10 साल के अरसे में आपका ही किया हुआ है, और आप कहेंगे तो उसके सारे पर की जाँच करवा लूँगा मैं। लेकिन इसमें जो प्रोविजंस दिए हैं माइनिंग लीज ग्रांट के, वो साफ जाहिर है। उसका मैंने आपको ये एनेक्चर दे भी दिया है, चैप्टर 3, जिसमें सब साफ लिखा है कि ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज किस प्रकार से होगा। आप उसको पढ़ लीजिए, सारा आपका नक्शा सामने आ जाएगा। प्रायोरिटीज़ आपको मालूम पड़ जाएंगी कि कौन अलॉटी हो सकता है, कौन नहीं अलॉटी हो सकता है। और दूसरे एनेक्चर भी मैंने दिए हैं। तो ये सारे जो मैटर जो आपने मांग लिया, पूरा ही हिसाब मांग लिया, और हिसाब में सारा कुछ है। आप उसको देखेंगे तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि सभा का, विधानसभा का समय बर्बाद करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने जो पूछा, मैंने पूछा कि स्थानीय जो लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी खनन कार्य करते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले एप्लीकेशन लगाई, और एप्लीकेशन लगाने के बाद में उनकी, और नियमानुसार एप्लीकेशन लगाई, और लगाने के बाद में क्या उसको खारिज की गई। और खारिज करने के बाद में उन लोगों को यह भी पता नहीं था कि क्या यहाँ पर खनन कार्य हो सकता है, यहाँ पर खाने अलाट हो सकती है। उसके बाद में उन लोगों की एप्लीकेशन ली गई, और वो ली गई तो क्यों, तो उन्हें, चाहे वो स्थानीय लोग थे और जो खनन कार्य करे थे, उन लोगों को तो खारिज कर दिया गया, और उन्हीं की जगह उन खानों को जो है, उन दूसरे लोगों को जो बाद में एप्लीकेशन लेकर के आए, उनको आवंटन किया गया। साथ ही मेरा ये भी निवेदन, आपने, मैंने एक दूसरा में पूछ लिया है, अनुपूरक प्रश्न आपने पूछ लिया है। हाँ,
फर्माया कि सब कुछ नियम अनुसार कर रहे हैं, बस्सी में भी। मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि ना केवल बस्सी में बल्कि अलवर जिले में जो राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र के 7 मई 1992 में वो तो आप 14 नंबर पे आने वाला था, पूछिए अभी क्यों बर्बाद कर रहे थे? आप जो कह रहे हैं आप उस बात जो का भी बीजेपी सरकार ने नहीं किया वो सारे मानदंड आप तोड़ रहे हैं। अलवर में, खनन में, अरावली हिल्स में 12-12-96 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बेन कर दिया कि अलवर और गुड़गांव में कोई खनन कार्य नहीं होगा। माननीय सदस्य आपका लिस्टेड है, 14 नंबर पे आएगा तो जवाब दे दूंगा। लिस्टेड है आपका, उसको जवाब दे दूंगा मैं आपको। आप बात तो सुने, आपने 6 खाने खातेदारी में दिए। अगर 1 किलोग्राम के मिनरल वहाँ हो तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। जो करप्शन आपका विभाग कर रहा है, जो 6 खाने अलवर में आपने दिए, आप पर सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का मुकदमा भी चलेगा, आपके विभाग पर चलेगा, आप पर चलेगा। आपने ये कह दिया कि हमने जांच भी नहीं की खान के पट्टे देने के बाद, और फिर आप कह रहे हैं कि वहाँ मिनरल है। ये मेरे जवाब में आपने कहा है कि खान में पट्टे देने के बाद वहाँ हमने कोई जांच नहीं की, और फिर आप दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि श्री प्रद्युमन सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में दिए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 48 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्रीमती कमला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती। श्री सीपी जोशी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय विश्वविद्यालय अजमेर अधिनियम सन 1987 की धारा 38 के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-1997 मेज सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री तैयब हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज अधिनियम 1956 के अंतर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखता हूँ। मंत्री द्वारा वक्तव्य श्री गुलाब सिंह सत्तावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, संवत 2055 में राज्य के 20 जिलों के 20,059 गांवों की अभावग्रस्त घोषित किया गया। राहत कार्यों पर अधिकतम माह जून 99 में 6.13 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। चारा व्यवस्था हेतु कुल 213 चारा डिपो खोले गए। राज्य में 319 टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन कर समस्याग्रस्त 2130 गांवों को पेयजल की व्यवस्था की गई। इन व्यवस्थाओं पर राज्य सरकार द्वारा 467 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई। राज्य में इस वर्ष 2056 में भी कम वर्षा एवं अनियमित वर्षा से गंभीर अभाव की स्थिति बन गई। राज्य के 26 जिलों को 23,406 गांवों को पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये बता रहे हैं पिछले साल के अकाल का, और हम बात कर रहे हैं इस साल के अकाल मैं आ रहा हूँ ना, हम सुनना चाहते हैं इस साल के अकाल के बारे में। मैं 2056 में आ गया, सुन लीजिए ना, मैं 2056 में आ गया हूँ। माननीय पिछले 5 साल का ही बता दो। माननीय
ज्यादा खर्च नहीं किया, पिछले साल की बताने की आवश्यकता ही नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। पिछला वर्ष भी ये अब आप सुनने की कोशिश करिए। सामने बैठे आप ही थे उस समय अकाल मंत्री। राज्य के इस वर्ष 2056 में भी कम वर्षा और अनियमित वर्षा से गंभीर अभाव की स्थिति बन गई। राज्य के 26 जिलों के 23,406 गांवों को दिनांक 9 जनवरी 2000 को अभावग्रस्त घोषित किया गया। इससे 268 लाख जनसंख्या एवं 345 लाख पशुधन प्रभावित हुआ। इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में दिनांक 10/3/2000 राजस्व वसूली को स्थगित 30/9/2000 तक स्थगित किया गया। सहकारिता विभाग के आदेश दिनांक 16/3/2000 से अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया। करीब 99 की अल्पकालीन ऋणों की वसूली को कुर्की की कार्रवाई भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। अकाल की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बड़े पैमाने पर राहत गतिविधियां चलाने जाने की आवश्यकता महसूस की गई। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा राहत कार्य, पशुधन संरक्षण, पेयजल व्यवस्था हेतु 1311 करोड़ रुपए की आवश्यकता का आंकलन किया जाकर 1145 करोड़ रुपए का ज्ञापन भारत सरकार को प्रेषित किया। भारत सरकार ने सूखे की स्थिति के अध्ययन के लिए एक केंद्रीय दल जनवरी माह में भेजा। केंद्रीय अध्ययन दल ने भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिस पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति की बैठक आज दिनांक 27 मार्च 2000 को राज्य को दी जाने वाली सहायता के संबंध में हो रही है। राज्य सरकार के पास आपदा राहत कोष में माह जुलाई 2000 तक कुल 166 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा 16 फरवरी 2000 से राहत कार्य प्रारंभ करने के आदेश जिला कलेक्टरों को दिए गए। राहत कार्यों के तहत रोजगारोन्मुख कार्य, भू संरक्षण के कार्य, जलग्रहण की क्षमता बढ़ाने के कार्य, वानिकी कार्य, ग्रामीण सड़कें तथा सिंचाई के ऐसे कार्य जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके को प्राथमिकता निश्चित की गई है। इस वर्ष ऐसे राहत कार्यों को हाथ में लिया गया है जिनसे भू संरक्षण और पानी की क्षमता को बढ़ाया जा सके। अभावग्रस्त जिलों में 11,250 राहत कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा वर्तमान में 6,122 राहत कार्य चल रहे हैं। माह फरवरी और मार्च 2000 के लिए श्रमिक सीमा 4,31,500 स्वीकृत की गई है तथा वर्तमान में चालू राहत कार्यों पर 1,48,143 श्रमिक कार्यरत है। अन्य विभागीय एवं ग्रामीण विकास के कार्यों पर 75,402 श्रमिक कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल 2,23,545 श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। अप्रैल 2000 के लिए श्रमिक सीमा इससे बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। पशु संरक्षण, अभावग्रस्त क्षेत्र में चारे की कमी तथा प्रभावित पशु पालकों की क्रय शक्ति को कमजोर होने के कारण 15 अक्टूबर 1999 में अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए। वर्तमान में 1,453 चारा डिपो स्वीकृत हैं, जिनमें 610 डिपो पर चारा वितरण किया जा रहा है। ये चारा डिपो स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। चारा डिपो चलाने के लिए इन संस्थाओं को 20,000 रुपया प्रति डिपो बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस कार्य के लिए 209 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान की दरें 17/1/99 को बढ़ाई गई है। राज्य के बाहर से आने वाले चारे पर अनुदान 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति क्विंटल तथा एक जिले से दूसरे जिले में लाए गए
चारे पर 30 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। हरे चारे पर अनुदान 25 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इस वर्ष राज्य सरकार ने निर्णय लेकर शहरी क्षेत्रों में भी चारा डिपो खोलने का प्रावधान रखा है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20/1/2000 को चारे की कमी वाले 11 जिलों में पशु शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में 57,500 पशुओं को लाभान्वित करने की स्वीकृति जारी की गई है। वर्तमान में 46 ध्यान इधर डाइवर्ट कर देते हैं। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20/1/2000 को चारे की कमी वाले 11 जिलों में पशु शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया। इन शिविरों में 57,500 पशुओं को लाभान्वित करने की स्वीकृति जारी की गई। वर्तमान में 46 पशु शिविरों की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा जारी कर 21,177 पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है। ये शिविर पंचायती राज संस्था एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 7 मार्च 2000 को आदेश जारी कर राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थापित गौशालाओं द्वारा संधारित समस्त छोटे व बड़े पशुओं को 1/3/2000 से 30/6/2000 तक अनुदान दिए जाने का निर्णय कर स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में गौशालाओं में 31,237 पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है। पशु शिविरों एवं पंजीकृत गौशालाओं के बड़े पशुओं के लिए 3 रुपये तथा छोटे पशुओं के लिए 1.50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन अनुदान देने जाने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने इन दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया और दिनांक 24/3/2000 को आदेश जारी कर बड़े पशुओं को 6 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन व छोटे पशुओं को 1.5 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दरें निर्धारित की है, जो 1 अप्रैल 2000 से प्रभावशाली होगी। मेरी बात तो सुन लें। पहले 3 थे, डबल किया मैंने तो। एक मिनट सुन ले। आपको जो कमेंट करने का है वो अधिकार है, वो रखिए सुरक्षित। मेरी बात सुन लीजिए। नस्ली सांडों के लिए 8 रुपये प्रति सांड प्रतिदिन की दर से अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया है। माननीय सांसद श्री बूटा सिंह जी द्वारा सिरोही और जालोर जिले के लिए लगभग 10,000 क्विंटल चारा पंजाब से उपलब्ध कराया था। निःशुल्क उपलब्ध कराया, जो जालोर और सिरोही जिलों में वितरित किया गया है। सांसद में तो एक ही व्यक्ति आगे आया, इसलिए नाम ले लिया। बाकी तो और नाम दाता तो है, मैंने सांसद का नाम लिया। अभावग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार कर स्वीकृत किया गया है। ऐसे गांव जहां पेयजल के स्रोत उपयोगी नहीं रह गए, जहां 1.6 किलोमीटर की परिधि में कोई पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं रह गया, वहां पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में 151 गांवों में 53 टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किए जा रहे प्रयत्नों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा राहत गतिविधियों हेतु विभिन्न स्तरों पर अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में 9 जनवरी 2000 को राज्य के माननीय सांसदों की
मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर उनको केंद्र सरकार से अधिक राशि प्राप्त करने हेतु आह्वान किया ताकि राहत गतिविधियां सुचारू रूप से चलाई जा सके। राज्य सरकार ने यूएनडीपी की मदद से अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायता पहुंचाने के प्रयत्न किए हैं। इन प्रयासों से राज्य सरकार में सबको सफलता प्राप्त हुई है। अब यूएनडीपी से काम के बदले अनाज योजना के तहत डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद, बांसवाड़ा में वन विभाग के माध्यम से चलाए जा रहे राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। समस्त जिला कलेक्टर को यूएन संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में पूर्ण सहयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है। इससे राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को लाभान्वित किया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नाबार्ड के उच्च अधिकारियों से राज्य की अभाव स्थिति को देखते हुए अधिक से अधिक सहायता देने का आह्वान किया। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 360 करोड़ रुपए का, जिसमें 200 करोड़ रुपया सामग्री मद के लिए और 142 करोड़ रुपए श्रम मद के लिए प्रस्ताव नाबार्ड को दिनांक 14/3/2000 को भेजे गए हैं, जिसके संबंध में कार्रवाई विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को पशु संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में दिसंबर 1999 में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनसे पशु संरक्षण के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया गया। इस संबंध में उनका रुख सकारात्मक रहा है। वर्ष 2056 में जो गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं, उनके मैंने मोटा आंकलन आपके सामने पेश किया है। जो आप मेमोरेंडम ने भारत सरकार को प्रस्तुत किया, जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि आज 3 बजे नेशनल कैलामिटी रिलीफ फंड की बैठक है। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया कि इस दूसरे वर्ष भी राजस्थान के 23,406 गांव अभावग्रस्त है। पहले वर्ष 20,000 गांव थे, इस बार 3,000 गांव और अधिक जुड़ गए हैं। इसलिए हमको अधिक से अधिक सहायता प्रदान करें। आज बैठक है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस कमेटी के सदस्य हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार राजस्थान के इस अभावग्रस्त क्षेत्र के लिए विशेष सहायता स्वीकार कर सकेगी, ताकि उसके सहयोग से हम अधिक से अधिक राहत कार्य और पशुधन को बचाने का काम हम पूरा कर सकेंगे। अब तक जो हमने राजस्थान में जो कार्य प्रारंभ किए हैं, जो श्रमिक हमने लगाए हैं, उनके जिलेवार आंकड़े भी मेरे पास उपलब्ध हैं। मैं आपको उन आंकड़ों की तरफ आप चाहें तो निश्चित रूप से जिलेवार स्थिति को भी आपके समक्ष रखने को तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना सकारात्मक सहयोग दें। ये कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। जब मनुष्य, मानव और पशुधन आज अभाव की स्थिति में गुजर रहा है, तो चाहे इस पक्ष में बैठे हुए लोग हों, चाहे उस पक्ष में बैठे हुए लोग हों, हम सबका दायित्व तो बन जाता है कि हम भारत सरकार पर इस प्रकार का अनुरोध करें कि हमारी इस कठिनाई में विशेष सहायता करें। जैसा कि आप सबको पता है, उड़ीसा में तूफान आया था और नेशनल कैलामिटी रिलीफ फंड का 800 करोड़ रुपया उनको आमंत्रित किया गया है। मेरी जानकारी यह है कि भी आज की बैठक में भी उनके प्रस्ताव हैं कि 826 करोड़ रुपया दिया जाए। 800 करोड़ तो वो मिलेंगे जो पहले उनको दिए जा चुके हैं, लेकिन 26 करोड़ रुपया और दिया जाए। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस प्रश्न को मानवीय आधार पर सोचें और विचार करें, और हम मिल बैठ करके इस चुनौती को स्वीकार करें, पशुधन बचाने के काम करें। ये सामने बैठे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी है ना, आप पधारे थे नरसिंहा राव के पास में, और बाद में तो इनसे बहुत घनिष्ठता भी बढ़ गई थी, लेकिन बहुत पैसे लाए हैं कांग्रेस राज में ये। अब हमारा राज आया तो नेताजी ने ये जाके कह दिया कि इनको एक कौड़ी मत दो। नहीं, ऐसा नहीं। आप में काबिलियत नहीं है पैसा लाने की। कांग्रेस शासित प्रदेश को 800 करोड़ की मदद की थी, तो आप में भी कुछ अगर माता है तो आप भी लेके
भाटी साहब, मैं इस विषय पर आगे नहीं जाना चाहूंगा और इसको राजनीतिकरण नहीं देना चाहूंगा, छोड़ दीजिए। लेकिन आपद जब ओडिशा पे आई, भारत सरकार ने भी मदद की, कई प्रांतीय सरकारों ने भी मदद की, राजस्थान सरकार ने भी करीब 1 करोड़ रुपया नकद दिया और सामान भी भेजा। ये हमारा दायित्व बन जाता है। किसी प्रांत पर अगर इस तरह की आफत आती है तो जितना हम सहयोग कर सके उतना सहयोग किया। और मुझे उम्मीद है कि आज की बैठक में भारत सरकार निश्चित रूप से हमारी स्थिति का अध्ययन करके हमको सहयोग करेगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी मंशा फरवरी से एक काम प्रारंभ करने की थी, लेकिन आपको मालूम है पंचायत राज चुनाव संस्था के चुनाव होने की वजह से कुछ आपत्तियां हमारे सामने आई। ये राज्य सरकार पंचायत राज संस्था को चुनाव आज राहत कार्य शुरू करके लाभ लेना चाहती है, इसलिए हमने राहत कार्य नहीं शुरू किए। दुर्भाग्य से दूसरे जब पंचायत राज संस्था के चुनाव समाप्त हो गए, दूसरे पंचायत राज संस्था के चुनाव के बाद राज्यव्यापी कर्मचारियों की हड़ताल हो गई और हड़ताल की वजह से लंबा समय हड़ताल में निकल जाने की वजह से हमारे जिलाधीश और दूसरे लोग जिनको तत्परता से हमको 16 फरवरी से काम प्रारंभ करने की हमने आदेश दिए थे उसको लागू नहीं कर सके। ये विलंब हुआ है, मैं उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो पंचायत राज संस्थाएं के चुनाव और कर्मचारियों की हड़ताल थी। अब मैं आपको सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मार्च महीने में हमने जो सीलिंग तय की है और अप्रैल महीने में जो सीलिंग हम तय कर रहे हैं, जो बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों की आपत्तियां थी कि स्वीकृतियां तो जारी हो जाती है, लेकिन टेक्निकल और फाइनेंशियल स्वीकृतियां जारी नहीं होने की वजह से समय लगता है। इस समय को किस तरह से कम किया जाए, लोगों को तत्काल राहत किस प्रकार से पहुंचाई जाए, इस संबंध में सरकार निर्णय लेकर के शीघ्र ही जिलाधीशों को निर्देश देंगे ताकि स्वीकृति और कार्य प्रारंभ करने के बीच में 7 दिन से अधिक का समय नहीं लगे, ताकि लोगों को राहत मिल सके। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने, अब आप सुन लो, आपको मैं सब कहता रहूंगा, जवाब देता रहूंगा। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने सवाल खड़ा किया मजदूरी का। अब तक आप चाहे किसी के जमाने में, चाहे आप मुख्यमंत्री रहो, चाहे इधर बैठने वाले मुख्यमंत्री रहो, अकाल राहत कार्यों को टास्क से लिंक किया है और गर्मी जब अधिक पड़ जाती है तो उस टास्क को हमने 15% से 25% तक कम किया है। 60 रुपए की मजदूरी की मांग को सरकार विचार कर रही है और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम फैसला कर देंगे। उसको टास्क से लिंक करेंगे ताकि काम भी हो और लोगों को जो है मुफ्त पे पैसा भी नहीं देना पड़े, काम भी हो जाए, उनको आवश्यकता के अनुसार रुपया भी मिल जाए। इस संबंध में हम शीघ्र ही निर्णय करने जा रहे हैं और जब गर्मी अधिक पड़ेगी तो उस टास्क को जो आज के दिन नॉर्म्स है उसको घटा करके 15 से 25% कम करेंगे ताकि उनको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़े। यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले महीने से हम इस सारे कामों का इस तरह से समायोजन करेंगे और पड़ोसी राज्यों से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, हमने चारा मंगाने की व्यवस्था की है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह की व्यवस्था करें कि अधिक से अधिक चारा पहुंचे और अधिक से अधिक शिविर खोले जाएं। उसमें स्वयंसेवी संस्था और आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर के इस अकाल की चुनौती को स्वीकार करें। पीने के पानी के संबंध में जहां गाँव में टैंकर पहुंचाने की बात है वो मैंने कही। शहरी जल प्रदाय योजना, नगरीय जल प्रदाय योजना के बारे में हमारे साथी राम सिंह जी विश्नोई इसमें कुछ कहना चाहेंगे तो वो बता देंगे। बाकी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, धन हमारे पास है, भारत सरकार जितना देगी स्वागत है, लेकिन उसके बावजूद भी इस अभावग्रस्त जनता को हम पीने के पानी के लिए, चारे के लिए और काम के लिए महरूम नहीं रहने देंगे, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। आप बिराज, 1 मिनट, आप बिराजिए, आप प्लीज, आप बिराजिए, ऑर्डर प्लीज,
आप विराजे में जिस प्रकार का लाठीचार्ज हुआ आप विराजिए प्लीज, और उसके कारण से आप प्लीज 20 किसान घायल हुए। आप विराजिए। आखिर मैं उपाध्यक्ष महोदय बहुत नम्रता से निवेदन करना निवेदन चाहता हूं, मेरे केवल आंकड़ों के आधार पर और केवल आप ये कहना चाहते हो ऑर्डर मान्य सदस्य, ये ईमानदारी की बात नहीं है। आज दिन तक आपने कोटड़ा में केवल 2 काम स्वीकृत किए और केवल 30 मजदूर काम पे लगे हुए हैं और उसके कारण से वहाँ के आदिवासी कलेक्टर को 16 तारीख को मिल गए, उसने 23 तारीख को आने के लिए कहा। जब वो नहीं आए तो रास्ता जाम किया और उस रास्ता जाम करने में आपने लाठीचार्ज करके उसका आदिवासी को और लाठियों से मारा, जिनमें से 4 उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। आप आश्चर्य में, और आपकी ईमानदारी कितनी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने राजनीतिक आधार पर इन कामों को स्वीकृत किया। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कोटड़ा में केवल 2 काम स्वीकृत हुए, 30 मजदूर लगे, और जबकि आपके क्षेत्र में उतना भयंकर अकाल नहीं है, वहाँ 90% आदिवासी रहता है। वहाँ क्योंकि बीजेपी का प्रधान है इसलिए 2 काम स्वीकृत किया। सलूम्बर में 24 काम स्वीकृत किए, बड़गांव में 21 काम स्वीकृत किए, सराड़ा में 31 काम स्वीकृत किए, आपके भींडर में 23 काम स्वीकृत किए, खेरवाड़ा में 25 काम स्वीकृत किए और गिरवा में 36 काम स्वीकृत किए। तो ये कोटड़ा में 2 काम किस खुशी में स्वीकृत किया था? इसके कारण से किसान को सड़क पे आना पड़ा, भूखे मरता हुआ। कलेक्टर से मिलकर गया, कलेक्टर ने कहा मैं स्वयं 23 तारीख को आ रहा हूं, और उसके आने की तारीख के कारण से लोग इकट्ठे हुए। जब कलेक्टर वहां नहीं पहुंचा तो लोगों ने रास्ता जाम किया और बहाना क्या बनाया पुलिस ने? पुलिस ने कहा कि ये लोग होली के दिन गाड़ियां रोक करके चंदा वसूल कर रहे हैं। आप और मैं भी उस क्षेत्र में रहता हूं। हमारे यहाँ सामान्यतः परिपाटी इस आदिवासी क्षेत्र में जैसे होली मनती है तो बड़ प्रेम से निश्चित रूप से कुछ पैसा लेते हैं, लेकिन 2 गाड़ियों से पैसा लिया, इसका मतलब कोई इतना पाप नहीं कर दिया कि उसके कारण से आप उनके ऊपर लाठियां बरसाओ। केवल इस कारण से आपने काम मांगने आए, और वो भी आपके कहे अनुसार मांगने आए। आपने कहा हम 23 तारीख को वहां आएंगे, कलेक्टर ने स्वयं ने समय दिया। 16 तारीख को उदयपुर आकर के ये सारे गांव के लोग कलेक्टर से मिल के गए कि हमारे यहाँ भयंकर अकाल की स्थिति है, भूखे मरने की स्थिति आ रही है, और उसके बाद काम तो नहीं मिला और उसको डंडे मिले, और उसके बाद भी आप कहते हो हमने काम शुरू कर दिया। ये केवल आंकड़ों के जाल में फंसे हुए आप लोग। वास्तव में धरातल के ऊपर मजदूर नहीं लगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, केवल आप ये आंकड़े देकर अपने मन को धोखा दे रहे हो। और वो आदिवासी जिसके मन में एक बार आग सुलग गई ना, आपको हमको सबको इस क्षेत्र को संभालना मुश्किल होगा। वो कभी भी मरने से नहीं डरता है, क्योंकि भूखे मरने से अच्छा तो आप लोगों से लड़के मर जाएगा। हम तो यहाँ विधानसभा शुरू कर रहे हैं 10:30 और 11 बजे, और एक दूसरे से मिलकर के बधाइयां दे रहे हैं, और उधर आदिवासी को सड़क पर डंडे पड़ रहे हैं। और उसके कारण से एक 45 साल की महिला को जब डंडे पड़े तो वो जाकर के उस पुलिया से नीचे जाकर गिरी, और उसके कारण से पैर टूट गए, जो आज भी हॉस्पिटल उदयपुर में भर्ती है। आखिर कौन जिम्मेदार है इस बात का? केवल ये कहकर के हमने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस आदिवासी क्षेत्र में आपको काम देना पड़ेगा। उसको अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए वो आपसे भीख नहीं मांगता है, वो अपनी मेहनत का पसीने का पैसा लेना चाहता है ताकि अपने बच्चों को शाम को रोटी खिला सके। और अगर उसका बच्चा भूखा मरेगा तो आप और हम सब लोग देखते रहेंगे। ऐसी आग सुलगेगी इस आदिवासी क्षेत्र में जिसको न आप बुझा सकोगे न हम बुझा सकेंगे। इसलिए कृपा करके ये राजनीतिक चश्मे से मत देखो, क्योंकि कोटड़ा में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का आ गया, इसके कारण से 2 काम ये आखिर किस कारण से स्वीकृत हुआ? आपने ये सारे कामों की मैंने सूची बताई, आगे जगह 35 काम 36 काम स्वीकृत हो सकता है, तो वहां 2 काम किस कारण से स्वीकृत हुआ? मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। माननीय सदस्य एक मिनट हाँ बोलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा। एक मिनट, सरकार के राष्ट्रीय आपको बोलने कोष की आज मीटिंग हो रही है। माननीय आपको बोलने दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो भारत सरकार को ज्ञापन दिया, उसमें माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया कि इस महीने में इतने श्रमिकों को रोजगार देंगे, ये व्यवस्था चारे की पानी की करेंगे। आज उस बैठक के अंदर आप किस प्रकार से अपना दृष्टिकोण रखेंगे? क्या ज्ञापन में आपने जो श्रमिक सीमा लिख के भेजी है उसके हिसाब से आज राजस्थान में श्रमिक सीमा आवंटित कर दी पूरी राजस्थान के जिलों को? अजमेर में कितनी थी? प्रति महीना जनवरी फरवरी मार्च में कितने कितने श्रमिक लगाने थे? क्या उस ज्ञापन के अनुसार श्रमिक सीमा आपने नियोजित कर दी राजस्थान में, जो आप वहां पर राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा की बैठक में जस्टिफाई करोगे? दूसरा मेरा निवेदन है, बार बार भारत सरकार से विशेष सहायता की मांग आप कर रहे हो। आपको निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा कोष में राशि मिलती है। अगर आपको पीड़ा होती भारत सरकार से प्रार्थना कर सकते थे कि हमको 2 किस्तें 3 किस्तें एडवांस चाहिए, राजस्थान की जनता को पालना है, पर आप बिल्कुल संवेदनहीन है। आपके पास आज भी पैसा
पड़ा हुआ प्राकृतिक आपदा कोष में, पर आप खर्च नहीं करना चाहते हो। चारे का संकट, रोजगार का संकट, आपने गांव गांव में लड़ाइयां पैदा कर दी। पूरी पंचायत के अंदर 20 श्रमिक दिए, किसी में 60 श्रमिक दिए। आप विचार कीजिए मंत्री महोदय, गांव में कितनी हालत खराब है। एक पंचायत में 500 आदमी चाहिए, 600 आदमी को रोजगार चाहिए। आपने आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा कराने का प्रयास किया। आज चारा डिपो आपने कागजों में खोल दिए। गायें मर रही है, राजस्थान में मर रही है, मुख्यमंत्री जी के हल्के में मर रही है, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के हल्के में मर रही है। हमारे अजमेर में गायों की हालत गंभीर हो रही है, पर राज्य सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, केवल ये आंकड़े और स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। आज आपने टैंकर के लिए बात की है, कितना टैंकर लगा दिए। जो आपके सहायता विभाग के टैंकर है वो तक चालू नहीं हुए। गाँव में हम जिला कलेक्टर की बैठक में मांग करते हैं, ये गाँव में पानी नहीं है, लोग जो मर रहे हैं जानवरों के लिए पानी नहीं है, पर पता नहीं कौन कौन से नॉर्म साहब बना देते, पानी के टैंकर चालू नहीं कर पाते। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा एक ही निवेदन है, स्थिति बहुत विस्फोटक है, हम पूरा सहयोग देंगे प्रतिपक्ष के नाते, पर आप ये हालत पर नजर रख के पर्याप्त मात्रा में काम खोलिए, चारा पानी की व्यवस्था कीजिए, और जो जानवर जो कमजोर हो जाते हैं इस अकाल के टाइम में, उनके पोषण के लिए बांटे का अनुदान जो चालू किया था, भैरव सिंह जी के टाइम में चालू था, आपकी सरकार के टाइम में पहले मिलता था, उसको भी आप चालू कीजिए। बाकी किसानों की हालत बहुत गंभीर है। एक मिनट आप विराज प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी से जो वक्तव्य दिलाया गया, उसके पीछे सदन की ये भावना थी कि माननीय राज्यपाल का भाषण अथवा बजट सामने आएगा, उस पर माननीय सदस्यों को बोलना है। राजस्थान में अब तक अकाल की क्या स्थिति रही, उस पर एक वक्तव्य आ गया। कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव भी दिए हैं। अब आप लोग इस पर यदि इस तरह से चर्चा करना चाहते हैं और यदि इसको बहस में डालना चाहते हैं, तो मैं आपको आज ही इसकी बहस करवा देता हूँ। और ये क्या समय तो ये तो वक्तव्य आपने दिला दिया। यदि आपको कोई क्लैरिफिकेशन मांगना है, एक मिनट आप विराज बुलाऊंगा ना, गंभीर मामला है, आप बुलाएंगे। यदि आप इसमें कुछ माननीय सदस्य जिन्होंने ये स्थगन प्रस्ताव दिए हैं कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ। लेकिन आप भाषण देकर के यदि इसको डिबेट में डालना चाहते हैं, तो फिर उस तरह से इसका कार्य को चलाएं। यदि आप स्पष्टीकरण चाहते हैं, स्पष्टीकरण की तरफ से आप इस वक्तव्य को डाइल्यूट कर रहे हो, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया, इस पर चर्चा होगी, इस पर चर्चा नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का चर्चा नहीं हो सकती, वो पूछ रहे हैं। नहीं, चर्चा आप कराइए, मैं तो कह रहा हूँ ना चर्चा कराइए, तो चर्चा करा लीजिए फिर। अब व्यवस्था हो गई। हाँ बोलो। उपाध्यक्ष, मैं तो आपका आसन का ध्यान इस ओर, आप उपाध्यक्ष महोदय, आसन का ध्यान नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल 290 की तरफ आसन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। इसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है, लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा, किंतु जिस समय वक्तव्य दिया जाए कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत लिमिटेड स्कोप अध्यक्ष महोदय, यही कह रहा हूं आपको। और कोई प्रश्न तक के लिए इसमें मुनादी कर दी गई है, और उसके बाद में भी अगर कुछ रिलैक्सेशन आसन के द्वारा दिए गए हैं, तो लंबे पूरे भाषण दे करके, और इसमें कोई ऐसी सब अव्यवस्थाएं तो नहीं फैल जाएंगी। मेरा आसन से अनुरोध है। नहीं, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। हम ये सदन पूरा इससे बंधा हुआ है, इसी से संचालित होता है। किसी भी माननीय सदस्य को इससे बाहर जाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये पूरा प्रक्रिया से बंधा हुआ है। किसी भी माननीय सदस्य को इससे बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उपाध्यक्ष जी, मैं 3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय अकालराज मंत्री, मैं बोलूंगा पहले अकालराज मंत्री से। पहले व्यवस्था होनी चाहिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय। नहीं, पहले आप इसको एक मिनट, पहले आप इसको स्पष्ट कर लीजिए। पहले आप इसको स्पष्ट कर लीजिए। मैं आपसे फिर ये निवेदन कर रहा हूँ, यदि इसमें कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप क्लैरिफिकेशन सीख कर लीजिए। चर्चा होती नहीं इस नियम में। आप दिन तय कर दें उपाध्यक्ष महोदय, आप समय तय कर दें, दिन तय कर दें। अकाल में सदन में चर्चा नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हर एक
माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की बात रखना चाहते हैं और 23,406 गाँव में कल आप गवर्नर एड्रेस पे बोलने का इनका मौका है, वक्तव्य में प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कोई सिस्टम ही नहीं इसमें रोजा मैं कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूँ, रोज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, चर्चा कराई जा सकती है अलग से। फेमेन पर अभी एडवाइजरी कमेटी होगी, बात करेगी, उस पर आप डिस्कस करेंगे तो उस वक्त चर्चा हो जाएगी और फैसला हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी। नहीं तो आपका अभी नहीं करवा दीजिए, नहीं आप वहाँ तय करोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ करवा देंगे, लेकिन ये है कि अभी आप फाइनेंस इस पर बजट पे बोलेंगे, राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलेंगे, ये इसीलिए स्टेटमेंट कराएगा आपको सुविधा हो उसमें चर्चा करने के लिए। ये मंशा थी माननीय प्रतिपक्ष के नेता की महोदय की, इसलिए चर्चा को यहाँ समाप्त करके राज्यपाल के अभिभाषण पर शुरू करें। क्या मतलब हुआ? आप कितने माननीय देवी सिंह जी, आप कितने ये सदन नियमों से चलेगा। आप अकाल के लिए कितने गंभीर है ये तो सारे सदन को मालूम है। चर्चा क्यों नहीं होगी और फिर इसको रखने का क्या मतलब है? केवल स्टेटमेंट ही आएगा क्या? नहीं, आप विराजिए, आज इस स्टेटमेंट को गंभीरता से देख के स्टेटमेंट लाया। उपाध्यक्ष महोदय, आपका समय इसी नियम के तहत तय किया गया था कि तय किया गया था, इस पर चर्चा होगी अकाल और पे। उस पे चर्चा होगी, चर्चा के लिए राजस्थान में इससे बैंकर कोई सवाल नहीं हो सकता। प्लीज विराजो, माननीय आप इसको समझ, इसकी सीरियसनेस को समझिए। आप विराजो, इसको डाइल्यूट मत करो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आसन को संबोधित करने का आपको माननीय सदस्य आपको बोलने का मौका मिलेगा ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय का मौका मिलेगा। ये आसन को संबोधित करने का तरीका नहीं है। आपके बोलने आसन को धमकाया नहीं जा सकता। अवसर मिलेगा ना, यही तो कह रहे हैं हम। उपाध्यक्ष महोदय, ये सदन नियमों से चलेगा या इनकी इच्छाओं से चलेगा, ये तय होना चाहिए। इनकी इच्छाओं के अनुसार थोड़े सदन चलेगा। आपने सदन ने ये चाहा हमको दोनों बजट पर और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए हमको कुछ मैटर चाहिए और स्टेटमेंट इनसे दिलाए इस बात के लिए कि आपको कुछ मैटर मिल जाए। आपको मैटर मिल गया, अब आप बोलो ना, अभी भाषण में बोलो नहीं था, अभी मैटर तो हमारे पास है। बिल्कुल यही बात थी। नहीं, ये कोई बात नहीं था, कोई समय था नहीं, समय है ना। आप बोलो ना, चर्चा करने के लिए ही आज तय हुआ था कि मंत्री और उसके कोई गुंजाइश नहीं है। मंत्री महोदय, ये तो क्लियर हुआ था। प्लीज माननीय भाटी साहब विराजिए, प्लीज 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 आप विराजिए। आपको बोलना ना, आप मना क्या कर रहा हूँ, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य में आप बोलो ना, मैं मना क्या कर रहा हूँ। जीरो आवर खत्म करने का क्या मतलब था? आपने क्लियरिफिकेशन का तो कहा है, स्टेटमेंट आएगा मंत्री जी का, तो उसके ऊपर चर्चा तो चर्चा करा रहे ना, कहाँ करवा रहे हैं? करा रहे ना चर्चा। आप बोलो ना, मना कौन कर रहा है? ये तो कह रहे हैं आपको। उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा का अवसर दे रहे ना आपको, आप समझ नहीं रहे बात को। उपाध्यक्ष महोदय, चारा उगाने के लिए, इसको समाप्त कीजिए, अकाल से बचने के लिए बिजली के कनेक्शन देने की आपने बात कही है। अरे तो आप बोलना ना, मना कौन कर रहा है? रोक कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। उपाध्यक्ष महोदय, रोक थोड़ी रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है, इस विषय की गंभीरता को डाइल्यूट नहीं हो, इसलिए आप समय तय करते हैं। डाइल्यूट तो आप कर रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप समझ नहीं रहे इस बात। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उस पर जितना बोल, बाद में करने से क्या? अरे आज करो ना आप। से क्या था? ये आंकड़े तो रोज आते हैं। अरे माननीय सदस्य, मेरा पीए भी ले आते हैं आंकड़े। मैं आपसे अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कभी आज हम अपने जिले की, अपने प्रदेश अरे माननीय सदस्य, आप समझ नहीं रहे पशुधन की हालत अभी है। आज विराजिए, धोखाधड़ी करके लोगों को मैं 10 मिनट बाद आपको बोलने का अवसर दूंगा, आप खूब बोलना। बात खत्म हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, हाँ डिबेट शुरू करा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विराजिए। आपने कहा क्लियरिफिकेशन के लिए मैं एक क्लियरिफिकेशन करना चाह रहा हूं सर। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए वक्तव्य की बात रखी थी। माननीय सारे सदस्य इस बात के ऊपर अपनी भावना रखना चाहते थे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन तय किया था। आज आपने 0 आवर तक स्थगित किया, इसी कारण से कि इस विषय के ऊपर चर्चा हो। तो चर्चा करा रहे ना, कहाँ करवा रहे हैं? करा रहे ना। अब अभिभाषण के ऊपर उस दिन भी बात आई थी, अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया था कि अभिभाषण के ऊपर आप अपनी बात रख दें।
जब विपक्षी नेता महोदय ने कहा था कि वो गंभीरता नहीं रहेगी। नहीं हर नहीं, विषय ये के नहीं ऊपर कहा, वहाँ ये नहीं कहा, पक्ष में बोला ये जाएगा। नहीं कहा, ये कहा कि हमको फीडबैक चाहिए और क्या नाम क्या स्थिति अब तक हुई उसको चाहिए, इसलिए वक्तव्य दिलाया। हम तो आप पूछ लो ना, हम तो आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं, अगर सदन में कुछ अवसर दें तो अपनी बात रख सके। I'll give you full- ये पता है कि ये नकदी सरकार वही करेगी जो चाहेगी। मैं संपूर्ण प्रोटेक्शन दूंगा। विराज प्लीज। कुछ नहीं, सब उपाध्यक्ष